हेलो वीवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री और हम सारे जितने भी PYQ हैं 1994-96 से लेकर 2023 तक उनको कवर कर रहे थे। चलिए आज की क्लास देखेंगे। अगर इससे पहले कि आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी वो देख लीजिए, इसके 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। चलिए शुरू करेंगे। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही पूछ रहा है। बक्सर का युद्ध, ये कह रहा है मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, गलत है। बक्सर का जो युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा गलत। वॉन्डीवॉश का युद्ध हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, 1760 में हुआ था वॉन्डीवॉश का युद्ध। किसमें? फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 13 जनवरी 1849 को। डलहौजी विरुद्ध किसके बीच में हुआ था? सिखों के बीच में हुआ था। खुर्दा का युद्ध होता है 1795 में, निज़ाम विरुद्ध मराठों के बीच। अगला सवाल देखते हैं, वॉन्डीवॉश के युद्ध 1760 में क्या हुआ था? अभी आप लोगों ने पढ़ा 1760 में वॉन्डीवॉश का युद्ध होता है। इसमें ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हराया था, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगले सवाल पर मूव करेंगे। ये पूछ रहा है, पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही नहीं था? भारत में पुर्तगालियों की बढ़ती अलोकप्रियता, ये बिल्कुल सही बात है। पुर्तगालियों के घटते हुए संसाधन, ये भी सही है। अंग्रेजों की नाविक शक्ति, ये भी सही है। लेकिन मुगलों एवं अंग्रेजों के पारस्परिक संबंध, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। तो हमसे पूछा कौन सा कारण नहीं था, तो ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा विकल्प नंबर डी। यहाँ पर देख लीजिएगा, अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के लिए अपने नौसेना संसाधन में वृद्धि की। पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता के कारणों में पुर्तगालियों की अलोकप्रियता, उनके बढ़ते संसाधन और अंग्रेजों की नाविक शक्ति का प्रमुख योगदान था। 1627 ईस्वी तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भड़ोज, अहमदाबाद, आगरा, मसूलीपट्टनम में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। अब आपसे एक सवाल है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया था? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। अगला सवाल देखेंगे, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में, मतलब 1600 की बात हो रही है, निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने स्थापित किए गए थे? भरूच, चिकागोन या त्रिचिनोपोली? आप लोगों ने कल की क्लास में देखा था, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरूच। देखिए नया सवाल ही है। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? इसको जानते थे, फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता था। व्याख्या देखेंगे, फोर्ट सेंट जॉर्ज बंगाल की खाड़ी के तट पर मद्रास, वर्तमान में चेन्नई, तमिलनाडु शहर में स्थित है। इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 से 40 में बनवाया था और यह किला भारत में अंग्रेज़ों का पहला स्थापत्य या अधिवास माना जाता है। अगला सवाल फिर से वही है, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पे चलते हैं, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? अभी आप लोगों ने पढ़ा मद्रास यानी चेन्नई में, है ना। 1639 ईस्वी में विजयनगर के शासक, जिनका नाम था वेंकटदित्य, इनके सामंत थे दमरेला वेंकटप्पा, इन्होंने अंग्रेज फ्रांसिस डे को मद्रास में एक किला बनाने की अनुमति दी थी और यही किला आगे जाकर किस नाम से प्रसिद्ध होता है? फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से। 1641 में कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय अर्थात कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी बन गया और 1658 ईस्वी तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कोरोमंडल की समस्त अंग्रेज फैक्ट्रियाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन आ गई। अब आप लोग ये बताइएगा, जो कोरोमंडल तट यहाँ पर आ रहा है, भूगोल से थोड़ा सा रिलेट करिए। कोरोमंडल का तट किस तट को कहा जाता है? केरल के तट को या चेन्नई वाले, तमिलनाडु वाले तट को? अगले सवाल पर मूव करेंगे। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य क्या था? सारे लोग जानते हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ पर व्यापार करने आए थे, भूभाग का कोई उद्देश्य नहीं था। वक्त जैसे जैसे बीता, इन्होंने भूभाग पर भी अधिकार करना शुरू कर दिया था। वर्ष 1600 में महारानी, जिनका नाम क्या था? एलिजाबेथ टेलर प्रथम, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र इन्होंने प्रदान किया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कहीं पर कि कितने सालों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था, तो याद रखेंगे 15 सालों के लिए। कंपनी का प्रारंभ उद्देश्य भूभाग नहीं बल्कि केवल क्या था? व्यापार था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? यहाँ पर पूछ रहा है औद्योगिक केंद्र, तो देखेंगे इलाहाबाद और ग्वालियर, नागपुर से नासिक, बनारस और अहमदाबाद, लखनऊ और पुणे। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद और ग्वालियर। ये औद्योगिक केंद्र नहीं, राजनीतिक केंद्र थे। अगला सवाल देखेंगे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, बिल्कुल सही बात है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला हुआ था और उसके पास आधुनिक हथियार थे, ये बात भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन देता था अपनी सेवा में लगा सकता था। तो सारे ही बातें बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी आपका ठीक हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सन 1599 ईस्वी में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में सफलता का राज भारतीयों में राष्ट्र भावना की कमी, कंपनी की सेना को आधुनिक प्रशिक्षण मिला हुआ था और
ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने हेतु आई, लेकिन धीरे धीरे भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर यहाँ की सत्ता पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब देखिए, अगर वर्तनी शुद्धि के हिसाब से देखेंगे तो राजनीतिक गलत है, वर्तनी शुद्धि में राजनीतिक बिल्कुल सही होता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा कि सन 1765 ईस्वी से 1772 की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य थे? तो ये सही आंसर हो जाएगा, के.एम. पणिक्कर ने ऐसा कहा था। अगला सवाल है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये टिप्पणी की, कंपनी एक असंगति है परंतु ये उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है? ये कहा था काले दिल वाले जे.बी. मैकाले ने। बस ऐसे याद रख लेना। और इसने हमारे अरब और भारत के जो साहित्य था उसके ऊपर भी इसने टिप्पणी की थी और उसका मजाक बनाया था। यहाँ पे देखेंगे जी.बी. मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि कंपनी एक असंगति है परंतु ये उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। भारतीय दंड संहिता की पांडुलिपि मैकाले ने ही लिखी थी, ये भी याद रखिएगा। आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु इसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी और ये अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें, उजाड़ तटाग सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। ये उक्ति में किसके लिए वर्णित स्थान है? ठीक है, तो तमिलनाडु का ही तट है ओबियसली। उपर्युक्त वर्णन देखेंगे, तमिलनाडु स्थित डेनिश बस्तियों से संबंधित है। डेनमार्क वासियों ने 1620 ईस्वी में तमिलनाडु स्थित त्रावणकोर एवं 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर बंगाल में अपनी बस्तियां स्थापित की थी। डेनिश भारत में व्यापारिक रूप से पूर्णतः असफल रहे और 1745 ईस्वी के लगभग इनकी बस्तियों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? सारे लोग जानते हैं, सबसे अंत में आते हैं फ्रांसीसी और सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली। ठीक है, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के रूप में आने वाले सबसे पहले पुर्तगाली थे और सबसे अंत में आते हैं फ्रांसीसी। इनका क्रम भी गाइस याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, पहले आते हैं पुर्तगाली, इसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और उसके बाद में आते हैं फ्रांसीसी। पुर्तगाल यूरोप के उन देशों में अग्रणी रहा है जिन्होंने भौगोलिक अन्वेषण की प्रक्रिया शुरू करवाई थी। लुई 14वें के शासनकाल में इनका मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट। इन्हीं के प्रयासों से 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी जिसका नाम था कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस, इसकी स्थापना हुई। ये नाम भी पूछा हुआ है। ठीक है, और ये भी पूछा हुआ है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके प्रयासों से स्थापित की गई थी? तो याद रखेंगे लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के द्वारा। एक बार दिया हुआ था लुई 14वें की जगह ये 15वां 13वां लिखा हुआ था, तो इसको याद रखेंगे लुई 14वां था। स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री फ्रैंक कैरो के द्वारा 1668 में सूरत में स्थापित की गई थी। अब यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि क्या फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1668 में। कहाँ पर? सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए वही क्वेश्चन जो भी बताया वही आ गया, लुई 14वें के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? अभी आप लोग ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, किसको? कोलबर्ट को माना जाता है। चलेंगे आगे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया? बिल्कुल सही बात, अभी आप लोगों ने पढ़ा, जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही है, सूरत 1668 में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे, क्यों? यहाँ पे देखेंगे डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, गलत बात है, डुप्ले बहुत ज़्यादा सक्षम था। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, ये बात भी सही है। भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, या पौंडीचेरी सामरिक केंद्र था। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों की फौज जो थी ये शक्तिशाली थी। फ्रांसीसी दक्कन ने शक्तिशाली ना हो सके इसका प्रमुख कारण यही था कि वहाँ अंग्रेजों की जो नौसेना शक्ति थी वो काफ़ी क्या थी? शक्तिशाली थी। व्यापारिक दृष्टि से अंग्रेज उनसे अधिक प्रभावशाली थे और फ्रांसीसियों का यूरोप में उलझना भी इनकी एक कमजोरी का कारण यहाँ पर बनता है। पहला कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले के द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था? बहुत अच्छा सवाल है, काफ़ी बार पूछा गया, बूसी को। ठीक है, पहला कर्नाटक युद्ध कब होता है? जल्दी से बता दीजिए, पिछली क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। 1746 से 1748 में। 1748 में एक्सला-चापेल की संधि के द्वारा इसको खत्म होता है और इस युद्ध के बाद में डुप्ले के द्वारा बूसी को हैदराबाद में तैनात किया गया था। दोनों चीज़ें याद रखेंगे, बूसी और कहाँ पर तैनात? हैदराबाद में। डुप्ले ने अनिश्चित अवस्था से राजनीतिक आप लोग सही बोलिए, जो बोलेंगे वही एग्जाम में आपके सामने भी आएगा, तो आप टिक कर देंगे। हिंदी में पूछा था, आरओ वाले जितने उसको ध्यान रखेंगे। लाभ उठाने की सोचते हैं। मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर फ्रेंच सेना की टुकड़ी बूसी की अध्यक्षता में हैदराबाद में तैनात कर दी गई और 1751 ईस्वी में चंदा साहब, याद रखेंगे चंदा साहब कर्नाटक के नवाब बनते हैं, ये भी पूछा जाता है। डुप्ले इस समय अपनी राजनीतिक शक्ति की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। अगला सवाल देखेंगे, 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसियों के सफल न होने का कौन सा कारण था? यही पूछ रहा है। अभी आप लोगों ने देखा, उन्होंने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग जैसे कमजोर भारतीय पक्षों की तरफदारी की। डुप्ले के निर्णायक समय पर वापस बुला लिया गया। उन्होंने भारतीय शक्ति के खिलाफ षड्यंत्र किए। उनकी कंपनी जो थी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत ज़्यादा निर्भर थी। ये बात बिल्कुल सही है। जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सरकार पर ज़्यादा निर्भर नहीं थी, लेकिन जो फ्रांसीसी कंपनी थी ये सरकार पर ज़्यादा निर्भर थी। ये देखिए व्याख्या से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
भारत में फ्रांसीसियों की असफलता और अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे? अंग्रेजी कंपनी स्वतंत्र व्यापारिक कंपनी थी। साधारणतः राज्य की ओर से उनके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। ठीक है। भारत में व्यापार के लिए पौंडीचेरी, मद्रास, चंद्रनगर, कोलकाता आदि की दृष्टि से अंग्रेजी कंपनियां कैसी थी? फ्रांसीसियों से काफ़ी अच्छी थी। पूरा नहीं पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। प्रारंभ से ही अंग्रेजी कंपनी का व्यापार अच्छा था। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाने से उनके धन की जो जनशक्ति प्राप्त हुई थी, जबकि फ्रांसीसी कंपनी अच्छा व्यापार नहीं होता था और उसे अनेक अवसरों पर अपनी सरकार से आर्थिक सहायता लेनी पड़ती थी। यही इनका सबसे बड़ा कारण था। ठीक है। अगला देखेंगे, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण इसमें कौन सा सही है? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक शक्ति, दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन देख लें क्या कहता है। हाँ ठीक है। देखो आरों पूछा हुआ सवाल है ये, फिर री एग्जाम होगा, इससे पहले भी हो चुका है, फिर होगा, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति अपनाई थी? तो ये डुप्ले था। बाद में इनको ही इसका घाटा उठाना पड़ा, उनको भगा दिया गया यहाँ से अंग्रेजों के द्वारा। डुप्ले वह पहला यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को के झगड़ों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया और इसी का लाभ अंत तक अंग्रेज उठाते रहे और भारत के आपस में लड़ाई झगड़ा लगवाते रहे। कर्नाटक के युद्ध में भाग लेकर मद्रास को इसने जीता। डुप्ले ने ही यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया। ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ से स्टेटमेंट में पूछा हुआ है, किस व्यय पर इसने नियुक्त करवाया था? तो ये क्या था? भारतीय ही खर्च पर इनको नियुक्त करवाया गया था और भारत में यूरोपीय साम्राज्य की ये नींव भी रखता है। कौन? डुप्ले। ला बोर्दोने इस स्थान का गवर्नर था। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा भी गया है। ला बोर्दोने जो है ये मॉरिशस का गवर्नर था। ला बोर्दोने मॉरिशस का गवर्नर था। बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए थे। अतः सहायता के लिए डुप्ले ने मॉरिशस के एक फ्रांसीसी गवर्नर जिसका नाम था ला बोर्दोने को बुलाया और ला बोर्दोने 3000 सैनिकों की सहायता से कोरोमंडल तट पर पहुंचता है और अंग्रेजी नौसेना को ये क्या करता है? परास्त कर देता है। कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की थी? अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा, चंदा साहब की। पौंडीचेरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट सवाल कई बार पूछा हुआ है। फ्रैंकोइस मार्टिन के द्वारा की गई थी। और कोलकाता की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आप लोग बताइएगा। 1673 ईस्वी में कंपनी के निदेशक जिनका नाम था फ्रैंकोइस मार्टिन, इन्होंने वलीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोधी से एक छोटा गांव प्राप्त करके फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की। इसी बस्ती को फ्रांसीसियों ने 1674 ईस्वी में पौंडीचेरी के रूप में विकसित किया और यह फ्रांसीसी बस्ती का केंद्र बन जाता है। नाम याद रखेंगे। पौंडीचेरी की स्थापना किसके द्वारा? फ्रैंकोइस मार्टिन के द्वारा। अगला सवाल है, सेंट फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। सेंट फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई, अतः उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। ये बात गलत है। गोवा में प्रति वर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। तो पहला और तीसरा सही है, लेकिन दूसरा सही नहीं है। यहाँ पर देख लेंगे। हाँ सही बात है ये। देखिए, फ्रांसिस जेवियर का जन्म होता है कब? 1506 में स्पेन में होता है और उस समय पोप ने जेसुइट मिशनरी बनाकर इनको कहाँ भेजा? फ्रांसीसी जेवियर को धर्म प्रचार के लिए भारत भेजते हैं। उस समय ये पुर्तगाल के गवर्नर थे। अगर इनकी मृत्यु की बात करेंगे तो इनकी मृत्यु चीन के शांगचुआन द्वीप पर हुई थी और इनकी इच्छा के अनुसार इनको बाद में कहाँ पर दफनाया जाता है? गोवा में। गोवा में प्रतिवर्ष फ्रांसिस जेवियर के लिए भोज का अनुष्ठान किया जाता है। अगला सवाल है, 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय थी? कहाँ पर? बंगाल, असम, दक्षिण भारत, यूपी और बिहार तथा बम्बई और गुजरात। तो आप लोग जानते ही हैं, ये हो जाएगा आपका असम वाला क्षेत्र। 1813 का चार्टर एक्ट से भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की छूट मिली। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन है, ये बताइए जब 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था, ये पास हुआ था, तब भारत में गवर्नर जनरल कौन था? अंग्रेज। अगर आपको नहीं पता है, बुक उठाइए, उसको सर्च करिए। ये चीज़ें हमेशा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप लोग देख लेंगे तो दिमाग में सेट हो जाती हैं। अंग्रेज उपनिवेशवासियों तथा उनकी मदद से ब्रिटिश मिशनरियों ने भारतवासियों के धर्म, उनकी संस्कृति पर तेजी से प्रहार किया। वे मुख्यतः बंगाल और असम में अधिक सक्रिय भी हुए थे और बाद में जाकर बंगाल का विभाजन कर देता है कौन? कर्जन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखेंगे डच कहाँ पर आते हैं? डच तो भैया इनका क्षेत्र था, ये वाला पुलिकट वाला क्षेत्र था डचों का। अंग्रेज आप लोग जानते हैं, अंग्रेजों ने अपनी हुगली में बस्ती बनाई थी। पुर्तगाली का बहुत अच्छा नाम गोवा और फ्रांसीसी इनकी ये बस्ती थी कहाँ पर? चिंसुरा में। ये देख लीजिएगा, डच पुलिकट, अंग्रेज हुगली, पुर्तगाली आते गोवा में और फ्रांसीसी चिंसुरा में अपनी बस्तियाँ लगाते हैं। ये आरओ में पूछा हुआ सवाल है। देखिए, पौंडीचेरी में कौन लोग आए थे? पौंडीचेरी में आते हैं फ्रेंच। अभी आप लोग ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? आप लोग जल्दी से बताइए। गोवा में थे कौन? अपने ये पुर्तगाली थे, है ना। गोवा को मिला देंगे पुर्तगीज से, ट्रान के बार को डेनिश से मिलाएंगे और मद्रास को ये गलत हो गया, ये मिलाएंगे। इधर देखिए, पौंडीचेरी फ्रेंच, गोवा
पुर्तगीज, ट्रांकेबार डेन और मद्रास हो जाएगा डच। यहाँ देख लेंगे। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? गौर से पढ़ेंगे, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा में कब्जा किया था? नहीं, आपने पहली ही क्लास में पढ़ा था। ये पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा कब किया था? 1510 ईस्वी में किया था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा को इन्होंने छीन लिया था 1510 ईस्वी में। बाकी सारी बातें सही हैं। यहाँ पर देख लीजिए, 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आता है। ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा गया है कि भारत में पुर्तगाली वायसराय कौन था सबसे पहले, तो ये था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक। ये भी इसके बारे में पूछा गया है कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेकर आया था, तो याद रखेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी ये लेके आता है अल्मीडा। 1509 में इसने संयुक्त मुस्लिम बेड़े को पराजित किया था। इससे हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया और अल्मीडा के बाद में अल्बुकर्क पुर्तगाली गवर्नर बनकर आता है। तो पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और दूसरा पुर्तगाली गवर्नर ये आता है कौन? अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क ने ही 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। अगले सवाल पर मूव करेंगे। निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, सारे ही बिल्कुल सही हैं। तो इनका क्रम लगाने के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आपको अभी मैंने बताया था सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, उसके बाद डच। देखिए 5 कंपनी आई थी, अंग्रेज़ों को बीच में रख दीजिए, सबसे पहले पुर्तगाली और सबसे लास्ट में आते हैं फ्रांसीसी, और इनके आसपास दोनों को बिठा दीजिए, डाडा से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? ये हो जाएगा रूसी और जर्मनी। यहाँ पर देख लीजिएगा, मध्यकाल में ब्रिटिश पूर्व काल में भारत के पश्चिमी तट की बात हो रही है, स्थित सूरत बंदरगाह हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। सूरत हारमूज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। हारमूज की खाड़ी कहाँ पर है? जल्दी से मैप में देख लीजिएगा किसके बीच में है। क्या ओमान से ये लगी हुई है कि नहीं? इसे मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। अरब व्यापारी यहाँ से मध्यकाल से ही व्यापार करते थे। 17वीं शताब्दी में यहाँ पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी व्यापारियों के पोत जहाज पहुँचने लगे। अंग्रेज इतिहासकार जिनका नाम था ओविंगटन ने 1689 ईस्वी में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा था कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे, इनको मिलाना है। इलाहाबाद की संधि कब होती? बक्सर का युद्ध 1664 के बाद में इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। 2 इलाहाबाद की संधि होती है, 12 अगस्त 1765 और एक होती है 16 अगस्त 1765 को। एक्सला शैपल की संधि, या कहीं कहीं पर शैपल लिखा मिलेगा, इसकी संधि होती है 1748 में। याद रखेंगे, पहले कर्नाटक युद्ध के बाद में। ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार हो जाता है कब? 1746 में, और डुप्ले को पदच्युति होती है 1754 में। यहाँ पर देख लेंगे, हाँ बिल्कुल सही है। इलाहाबाद की संधि 1765 की, एक्सला शैपेल की संधि 1748, ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746 और डुप्ले की पदच्युति होती है 1754 में। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3 है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।